Good afternoon, my dear students. Welcome back in biology classes with Chandrakant sir. Student, today I am going to explain you a very important topic of the chapter body fluid and circulation. That is the electrocardiogram. That is ECG. You are well aware of this terminology, my dear student. आप लोगों ने ECG के बारे में सुना है, देखा भी होगा. फिल्म में, सीरियल में अक्सर कुछ ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं. ठीक है. यू मस्ट हैव हर्ड दैट ड्यूरिंग द इमरजेंसी केसेस लाइक मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस, हार्ट अटैक का केस हुआ, एक्सीडेंट का केस अगर होता है तो आपने देखा होगा कि पेशेंट आईसीयू में है और उसके जस्ट बगल में क्या है, मॉनिटर पे कुछ आवाजें आ रही है, कुछ ग्राफ बनता हुआ नजर आ रहा है. ठीक है. ये सारी चीजें आपने देखा होगा. बीप बीप की आवाज आती है, बीप 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 करके आवाज आती है, या टू 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 इस तरह से कुछ आवाजें आती रहती हैं. तो ये ईसीजी है. ईसीजी एक्चुअली होता क्या है, ये हार्ट की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए होता है. क्लियर है ना, कि जो पेशेंट है उसके हार्ट की फंक्शनिंग नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है. तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ईसीजी है क्या चीज. ईसीजी जो मशीन होती है दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. ठीक है. अब कंफ्यूज मत होइएगा. मशीन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. ठीक है ना. दिस इज द मशीन. और जो ग्राफ बन के निकल रहा है ना, ऑन पेपर आप देखोगे इस तरह से खूब सारे जो है वो कर्व बन के निकलते हैं, है ना. इस तरह से एक ग्राफ बन के निकलता है. तो दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज द ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना. तो यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ठीक है स्टूडेंट. इट इज क्लियर दैट द मशीन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड द ग्राफ दैट इज ऑब्टेन्ड दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक है ना. ये चीज तो मैंने आपको बता दिया कि ग्राफ क्या है और ग्राम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है. यानी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए हम इस मशीन का यूज करते हैं. ठीक है. अगर फ्लक्चुएशन दिखता है मॉनिटर पे, इसका मतलब आपका हार्ट काम कर रहा है. ठीक है. इफ फ्लक्चुएशन इज गोइंग ऑन, इस तरह से जो कर्व बन रहे हैं, क्यूआरएस कर्व बन रहा है, पी और टी वेव जो बन रही है, ठीक है ना. तो ये जब तक बन रहा है आपको फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है, इट मींस योर हार्ट इज वर्किंग. क्लियर. इलेक्ट्रिकली आपका हार्ट एक्साइटेड है. और कभी कभी क्या होता है, इस तरह से देखेंगे आप, ये बन रहा है, ठीक है ना, इस तरह से, फिर अचानक से ग्राफ बनना बंद हो जाता है और एक लाइन, एक सीधी लाइन चली जा रही है. तो ये सीधी लाइन जा रही है, इसका मतलब कि आपके हार्ट का एक्साइटमेंट खत्म हो गया है, यानी डीपोलराइजेशन खत्म हो गया. हार्ट में करंट का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, यानी हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है. ठीक है. एक लंबी आवाज आती है, पी. ठीक है. एंड द डॉक्टर सेज दैट आई एम सॉरी, ही इज नो मोर और शी इज नो मोर, इस तरह से बोलता है ना. तो ये इंडिकेशन है, जब तक हार्ट बीट हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, हमें इस तरह के कर्व से मिलते जाएंगे. और अगर हार्ट बीट बंद हो गई तो एक सीधी लाइन आएगी और एक लंबी सी आवाज आएगी, है ना. बीप की आवाज लंबी आएगी, बी करके आती है. इट मींस हार्ट का एक्साइटेशन खत्म हो गया. क्लियर. ये मैंने जनरल बात आपको बताया. अब देखो स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारा हार्ट जो होता है मायोजेनिक हार्ट है, ऑटो एक्साइटेबल हार्ट है. ठीक है. एंड वी हैव अ नेचुरल पेसमेकर इन आवर हार्ट. ठीक. आपको पता है कि हमारे हार्ट में एक नेचुरल पेसमेकर होता है. ठीक है. ठीक. मैं यहां पे हल्का सा आपको बना के दिखाता हूं. ठीक है. इस तरह से एक जनरल डायग्राम है शोइंग द हार्ट. यहां पे आप लेफ्ट साइड में, राइट आर्टरियम के राइट साइड में, ठीक है ना, अपर राइट कॉर्नर में देयर इज एसए नोड. यू हैव द आइडिया, एसए नोड, है ना. दिस इज द पेसमेकर. क्लियर. दिस इज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट एंड इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप कह सकते हो एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट करता है, करंट जनरेट करता है.
जो यहाँ से पूरे ऑट्रियम की वॉल में स्प्रेड करता है। फिर यहाँ से आप देखोगे एवी नोड पे जाएगा, यहाँ एवी नोड है। फिर यहाँ से आप देखोगे बंडल ऑफ हिस से होते हुए फिर पुरकिंजे फाइबर से ये पूरे वेंट्रिकल्स की वॉल में ये करंट स्प्रेड कर देता है। तो ये तो आपने रूट देखा कि करंट कैसे स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, हमें जो ईसीजी होता है हमें यही बताता है कि हमारा ऑट्रियम कब डीपोलराइज हो रहा है और हमारा वेंट्रिकल कब डीपोलराइज हो रहा है। ठीक है, यही मेन ये हमारी मशीन बताती है। ये जो ग्राफ ऑब्टेन हो रहा है, जो ये वेव्स ऑब्टेन हो रही है, ये हमें यही बताता है ऑट्रिया का डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, यही हमें पता चलता है। क्लियर? तो ये है क्या एक्चुअली? ईसीजी इज द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ECG is the graphical record of the electrical potential differences produced by the excitation of the heart muscles as a function of time। ठीक है ना, हमारी हार्ट की मसल्स जो एक्साइट होके, ठीक है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंसेस शो करती है वही होता है ECG। मैंने बोर्ड पे भी यहाँ पे लिखा हुआ है ECG is the graphical representation of electrical activities of the heart ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। हार्ट मीन्स हार्ट मसल आप बोल सकते हो। क्लियर? क्लियर? हार्ट मसल्स। क्लियर? हमारे हार्ट की मसल्स की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये ग्राफ के फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है। ठीक है, जब ये डॉक्टर आपका ईसीजी करता है तो एक पतले से कागज पे, लंबे से ग्राफ पेपर पे इस तरह से वेव्स बनी हुई नजर आती है। क्लियर? तो आप देखोगे स्टूडेंट होता क्या है, मैं फिर से आपको एक चीज और बता दूं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द मशीन यूज्ड टू मॉनिटर द हार्ट फंक्शन। ठीक है, मैंने फिर से बताया आपको कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द मशीन यूज्ड टू मॉनिटर द हार्ट फंक्शन। क्लियर? ये चीज आपने देखा। अब हाउ टू मॉनिटर, जब पेशेंट आप देखोगे प्लेटफॉर्म पे उसको लिटाया जाता है ईसीजी के लिए तो मल्टीपल लीड्स आर यूज्ड। ठीक है ना, आप समझ रहे होगे बातों को, तो कुछ लीड्स यूज की जाती हैं। ठीक है ना, एंड आप ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक बात ऐसे लिखी हुई, टू ऑब्टेन ए स्टैंडर्ड ईसीजी द पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 ऑन ईच ऑफ द रिस्ट, यहां पे लगेगा, एक इधर रिस्ट पे लीड लगाई जाती है। ठीक है ना, क्लियर? ये 2 हो गई। ठीक, एंड 1 टू द लेफ्ट एंकल, जो लेफ्ट एंकल होता है वहां पे इसको लगाया जाता है। क्लियर? दैट मॉनिटर द हार्ट फंक्शनिंग। तो ये जो लीड यहां पे है और यहां पे है, ठीक है, ये जो हार्ट की फंक्शनिंग होती है उसको मॉनिटर करता है। लेकिन आजकल जो है बहुत सारी स्टैंडर्ड ईसीजी है, उसमें मल्टीपल लीड्स होती हैं। तो चेस्ट पे भी लगाया जाता है लीड, कंधे पे भी लगाया जाता है। तो ये और फाइन तरीके से जो है वो हार्ट की फंक्शनिंग को मेजर करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी ना? तो यहां पे लीड्स का यूज किया जाता है। क्लियर? तो हमें जो फोकस करना है, देखिए वो ग्राफ जो ऑब्टेन होता है उसमें हमें क्या चीज दिखाई देती है, दैट वी हैव टू नो। क्लियर? आप देखते हो ग्राफ पे हमें एक इस तरह से पी वेव नजर आती है, फिर क्यू आर एस वेव है, ठीक है ना, उसके बाद फिर एक ये टी वेव है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की वेव होती हैं। ये क्या शो कर रहा है? ठीक है ना, व्हाट इज बीइंग डिनोटेड बाय दीज लेटर्स। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है पी और आर इंटरवल होता है। ये क्यू आर कॉम्प्लेक्स है, मेजर यही है, दिस इज द मेजर वन, क्यू आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हम बोलेंगे। क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स को ही काउंट करके ये पता लगाया जाता है कि हार्ट की फंक्शनिंग काम कर रही है कि नहीं। ठीक है, जब भी ईसीजी होता है वो 30 सेकेंड्स का या 1 मिनट का ईसीजी निकाला जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, वो देख लेता है कि 10 सेकेंड में कितने कॉम्प्लेक्स बने, है ना, या 20 सेकेंड में कितने कॉम्प्लेक्स बने, या 1 मिनट में कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बने। तो ये फिक्स होता है। नॉर्मल जो ईसीजी होता है इसमें इसका नंबर जो होता है वो फिक्स होता है क्यूआर कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, मेनली आपको इसी को देखना है कि कितने ये क्यूआर कॉम्प्लेक्स बने, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितने बने, ठीक है ना, कितने बने ये मेजर होता है। यहां पे देखिए मैंने टाइम लिखा हुआ है, 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ
0.2 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। तो यहां पे आप देख रहे हो 0.0 से 0.4 सेकेंड के बीच में एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो यही देखा जाता है कि एक पूरी कार्डियक साइकिल में कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बने, ठीक है ना, कितने कॉम्प्लेक्स बने इसको काउंट कर लिया जाता है। तो द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज फिक्स्ड इन अ नॉर्मल पेशेंट। सभी नॉर्मल पेशेंट के अंदर आप देखोगे, अगर ईसीजी किया जाए किसी भी नॉर्मल पेशेंट का, मेरा आपका या किसी का भी, अगर हम लोग नॉर्मल है, हमारा हार्ट की फंक्शनिंग अगर नॉर्मल हो रही है, तो नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर हार्ट की फंक्शनिंग एबनॉर्मल है, ठीक है, तो इसमें फ्लक्चुएशन शो करेगा, है ना। हो सकता है कि 30 सेकेंड में हमारे में जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं वो 35 बन रहे हैं, सपोज दैट, ठीक है, लेकिन जो एबनॉर्मल होगा उसमें 10 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। तो यानी अब डेविएशन हो गया ना, तो एनी डेविएशन इन द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इट शोज दैट द हार्ट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, हार्ट फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है। क्लियर? तो देखो, लेट मी टेल यू कि ये इस वेव का मतलब क्या होता है। आप देखो, जब यहां से इलेक्ट्रिक करंट, जब ये ऐसे नोड से जब करंट डेवलप हो रहा है, ठीक है, रिलीज हो रहा है, तो ये पूरे ऑट्रियम की वॉल में क्या स्प्रेड होता है, और जब ये करंट यानी स्प्रेड होता है तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है ऑट्रियम की वॉल में, तो ये पी वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा है, ठीक है ना, क्या है ये, पी वेव, अ स्मॉल अपवर्ड वेव दैट इंडिकेट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द ऑट्रियल मसल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नीट एग्जामिनेशन के लिए आपको यही चीजें याद रखना है। पी वेव क्या इंडिकेट कर रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ द ऑट्रियल मसल्स, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे जब करंट यहां से आगे की ओर जा रहा है, एक्शन पोटेंशियल अब ये यहां की ओर जा रहा है, ये स्प्रेड होगा वेंट्रिकल की वॉल में, तो एज सून एज द वेंट्रिकल मसल्स गेट द करंट, दे विल एक्साइट एंड रिजल्ट इज द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मसल्स, ठीक है ना। यहां पे लिखा हुआ है, ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो शो कर रहा है, आप देखो यहां पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये जो वेव शो कर रही हैं, ये क्या शो कर रही हैं, ये शो कर रही हैं डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नीट, फॉर नीट एग्जामिनेशन यू हैव टू फोकस ऑन दिस, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल्स। अच्छा, जब ये वेंट्रिकुलर मसल्स डीपोलराइज होती है, तब ये ऑट्रियम क्या होता है, रीपोलराइज होता है, उसके रीपोलराइजेशन का टाइम होता है, ठीक है ना, उसके रीपोलराइजेशन का। यहां कहीं भी आप देखोगे तो एक चीज आपको नजर आएगी, ये ऑट्रियम की डीपोलराइजेशन को शो करने के लिए वेव है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन को शो कर रहा है, लेकिन रीपोलराइजेशन, ऑट्रियम की रीपोलराइजेशन को कोई वेव शो नहीं करती है। आपको बात समझ में आ रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जनरली लोग बताते नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये टी क्या शो कर रहा है, आप इधर देखिए, ठीक है। यहां से अब जब इसका एक्साइटमेंट खत्म होता है, ठीक है, फिर नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो जब नया एक्शन पोटेंशियल यहां से जनरेट होता है, तो ये रीपोलराइजेशन स्टेट में चला जाएगा। कौन? वेंट्रिकल्स। तो ये जो टी वेव होती है ना, टी वेव, आप देखोगे ये क्या शो कर रही है, इट इंडिकेट्स द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मसल्स, ठीक है। तो इस चीज को आपको फोकस करना है। तो यहां ये तीन तरह की चीजें हमें नजर आ रही हैं। ये पी वेव क्या शो कर रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ ऑट्रियल मसल्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल्स, ठीक है ना। और टी वेव क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मसल्स। तो डीपोलराइजेशन ऑफ ऑट्रियल मसल इज शोन बाय द पी वेव, QRS complex it shows the depolarization of the ventricular muscles। और ये T wave क्या शो कर रहा है,
इट इज शोइंग द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मसल्स। ठीक है, अब इस पूरी पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, कहीं भी आपने ये नहीं देखा रीपोलराइजेशन, ठीक है, रीपोलराइजेशन ऑफ ऑट्रिया। ठीक है, कोई वेव इसके लिए नहीं होती, तो ये नीट एग्जाम में ऑप्शन में दे सकता है कि दीज वेव आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट शोन इन द ईसीजी। तो ईसीजी में ये चीज शो नहीं की जाती है, रीपोलराइजेशन ऑफ ऑट्रिया, जबकि रीपोलराइजेशन कहां होगा, इसके बीच में होगा। ठीक है, जब हमारा जो क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये हमारा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मसल शो कर रहा है, उसी समय हमारा ऑट्रियम क्या होता है, रीपोलराइज होता है। उसी समय हमारा ऑट्रियम क्या होगा, ऑट्रियम के मसल्स में रीपोलराइजेशन होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये डिफरेंट वेव्स जो होती है इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो पर्पस क्या है, आप पर्पस समझ चुके हो कि हार्ट की जो नॉर्मल एक्टिविटीज है या एबनॉर्मल एक्टिविटीज होती है, हार्ट बीट स्लो है या फास्ट है या नॉर्मल है ना, इस चीज को शो करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिकल एक्साइटमेंट जो होता है हार्ट मसल्स का, उसको शो करने के लिए ईसीजी का यूज किया जाता है। यहां भी एनसीईआरटी से एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है यहां पे, सिंस नॉर्मल ईसीजी हैज अ फिक्स्ड पैटर्न, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, एनी डेविएशन फ्रॉम इट इंडिकेट्स एन एबनॉर्मलिटी और डिसऑर्डर इन द हार्ट फंक्शनिंग। ठीक है, ये आप समझ के रखिएगा। ठीक, और यहां भी है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन अ गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमिन द रेट ऑफ द हार्ट बीट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी देर में, कितने समय में कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बने, उससे हम लोग हार्ट बीट का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, उससे हम लोग हार्ट बीट का अंदाजा लगा सकते हैं। एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का नंबर फिक्स होता है, नॉर्मल, अगर हार्ट की फंक्शनिंग नॉर्मल है तो सभी इंसानों में वो लगभग फिक्स होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का नंबर। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का नंबर क्या होगा, वो ऊपर नीचे होगा, प्लस माइनस हो सकता है। तो प्लस माइनस अगर होगा तो ये एबनॉर्मलिटी या डेविएशन शो करता है। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, है ना। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। 2-4 क्वेश्चन तो इससे इजीली बन ही जाते हैं। एक तो आप याद रखिएगा कि ये जो पी वेव है किसको शो कर रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है, ठीक है ना, टी क्या शो करता है, टी वेव क्या शो करता है, या इनडायरेक्ट वे में पूछेगा कि विच वेव शोज द रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल मसल्स, विच वेव शोज द डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरियल मसल्स, ठीक है ना, विच वेव शोज द, या विच कॉम्प्लेक्स शोज द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल मसल्स। इस तरह के ही क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आई थिंक योर कॉन्सेप्ट विल नाउ बी क्लियर। ठीक है, सो इफ यू विल वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, ठीक है ना, सो आई हैव इंक्लूडेड द इंटायर कंटेंट विच आर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। क्लियर? I made the things very easy. I have used the simple sentences, simple language, so that you can understand it very well. ठीक है? So I hope that you must have enjoyed this session. Thank you very much. Have a nice day, my dear students.